हेलो एस्पिरेंट्स और स्कॉलर्स, इस खास मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक टू डीकोड करने वाले हैं वो है द आर्किटेक्चर ऑफ लिबर्टी, मीनिंग, टाइपोलॉजी एंड द ग्रेट फिलोसॉफिकल टेंशंस, यानी स्वतंत्रता का पूरा ढांचा। हम हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इंग्लिश टर्म्स को हम ऐसे सरल हिंदी उदाहरणों से जोड़ेंगे कि एग्जाम्स में कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सच्ची आज़ादी या जिसे हम ट्रू लिबर्टी कहते हैं, उसकी वास्तुकला असल में 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। इसे हम एक लिबर्टी इक्वेशन कह सकते हैं। पहला है चॉइस, यानी निर्णय लेने की आज़ादी। दूसरा है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, मतलब आपके रास्ते में कोई कानूनी या फिजिकल रुकावट ना हो। और तीसरा सबसे ज़रूरी पिलर है एनेबलिंग कंडीशंस, यानी आपके पास रिसोर्सेज हों। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो आज़ादी अधूरी है। यहीं पर हमारा एग्जाम रडार एक्टिवेट होता है। 1967 में जेरल्ड मैकैलम ने अपना ट्रायडिक रिलेशन दिया था, जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी 3 चीज़ों का रिलेशन है। एजेंट ए, यानी वो इंसान जो कंस्ट्रेंट बी, यानी किसी रुकावट से आज़ाद है ताकि वो अपना गोल सी हासिल कर सके। मैकैलम के इन तीनों एलिमेंट्स, एजेंट, कंस्ट्रेंट और गोल को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव्स की। अलग अलग थिंकर्स ने आखिर आज़ादी को डिफाइन कैसे किया है। आइज़ाया बर्लिन कहते हैं, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स, मतलब बाहर से कोई रोक टोक ना होना ही आज़ादी है। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि कोई दखलंदाजी ना करे। वही J.S. मिल का कहना है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन विदाउट हार्मिंग अदर्स, यानी आप कुछ भी सोचें, कहें या करें, बस उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। थॉमस हिल ग्रीन का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं, अ पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और एंजॉयिंग समथिंग वर्थ डूइंग, यानी कुछ अच्छा और सार्थक कर पाने की जो पॉजिटिव पावर है वही आज़ादी है। हैरल्ड जे लास्की मानते हैं कि आज़ादी एक ऐसा माहौल है जहां लोग अपना बेस्ट वर्जन बन सके, यानी अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्व्स। और जे रूसो का तो ये मानना था कि खुद के बनाए कानून का पालन करना ही आज़ादी है, जिसे वो दी जनरल विल से जोड़ते हैं। ध्यान दें, एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग सवालों में लास्की को हमेशा अपॉर्चुनिटी टू बी बेस्ट सेल्व्स और ग्रीन को पॉजिटिव पावर के साथ जोड़ा जाता है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आज़ादी कोई एक सिंगल चीज़ तो है नहीं, राइट? इसके कई डायमेंशंस हैं, जो इस हेक्सागोन डायग्राम में आप देख सकते हैं। नेशनल लिबर्टी का मतलब है देश की आज़ादी, जिसे हम स्वराज कहते हैं। नेचुरल लिबर्टी वो असीमित आज़ादी है जो समाज या कानून बनने से पहले होती थी, जिसकी बात हॉब्स और लॉक करते हैं। सिविल लिबर्टी हमारे अधिकारों को स्टेट के मनमाने फैसलों से बचाती है। पॉलिटिकल लिबर्टी हमें वोट देने, चुनाव लड़ने और सरकार में हिस्सा लेने का हक देती है। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब है बाजार में और अपनी आजीविका कमाने में आज़ादी। और इंडिविजुअल लिबर्टी हमारे निजी चुनाव की आज़ादी है, जैसे हमारा खान पान या लाइफस्टाइल। ये सारे डायमेंशंस मिलकर ही एक कंप्लीट आज़ादी बनाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि रियल वर्ल्ड में ये सारी आज़ादियां अलग अलग बॉक्सेस में नहीं रहती, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। उदाहरण के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही ले लीजिए। ये एक सिविल लिबर्टी है, लेकिन बाजार में काम करने के लिए या अपने आर्थिक अधिकारों की बात करने के लिए भी ये उतनी ही ज़रूरी है। या फिर राइट टू प्रोटेस्ट को देखिए। शांति से इकट्ठा होना एक सिविल आज़ादी है, लेकिन जब आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यानी पॉलिटिकल आज़ादी भी बन जाती है। इसी तरह ट्रेड यूनियन शुरू तो मजदूरों के आर्थिक अधिकारों के लिए होते हैं, लेकिन जब वो बड़ी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो एक पॉलिटिकल लिबर्टी का रूप ले लेते हैं। यही है ओवरलैपिंग लिबर्टीज़ का कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी एक को दबाएंगे तो बाकी अपने आप कमज़ोर पड़ जाएंगी। अब आते हैं इस पूरे टॉपिक की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी डिबेट पर, द ग्रेट डिवाइड, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी। 1958 में आइज़ाया बर्लिन ने अपने ऐसे टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में इसे बहुत शानदार तरीके से समझाया था। नेगेटिव लिबर्टी का कोर आइडिया है फ्रीडम फ्रॉम, मतलब बाहरी रुकावटों या ज़बरदस्ती से आज़ादी। इसे आप एक खुले दरवाजे की तरह सोचिए। रास्ते में कोई दरवाज़ा बंद नहीं है, कोई आपको रोक नहीं रहा है। यहाँ स्टेट के ज़्यादा दखल को आज़ादी के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। दूसरी तरफ है पॉजिटिव लिबर्टी, जिसका कोर है फ्रीडम टू। ये सिर्फ रुकावटें हटने तक सीमित नहीं है, ये इंसान की कैपेसिटी, रिसोर्सेज और सेल्फ मास्टरी पर फोकस करती है। इसे सीढ़ियों की तरह समझिए। दरवाज़ा खुला होना ही काफ़ी नहीं है, आपके पास ऊपर चढ़ने की ताकत और साधन भी होने चाहिए, और इसके लिए अक्सर स्टेट के पॉजिटिव सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है।
अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर एक टेबल में देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। कोर मीनिंग देखिए, नेगेटिव लिबर्टी नॉन इंटरफेरेंस यानी दखल न होने पर टिकी है, जबकि पॉजिटिव लिबर्टी सेल्फ मास्टरी और क्षमता पर बल देती है। स्टेट की भूमिका पर नेगेटिव लिबर्टी एक मिनिमल स्टेट चाहती है जो सिर्फ सुरक्षा दे। पॉजिटिव लिबर्टी एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य चाहती है। प्राइमरी फोकस, नेगेटिव पूछती है कि इंसान का एरिया ऑफ कंट्रोल कितना बड़ा है, जबकि पॉजिटिव पूछती है कि उस इंसान पर शासन कौन करता है, यानी सोर्स ऑफ कंट्रोल क्या है। कानून के लिए नेगेटिव मानती है कि कानून आज़ादी को कम करते हैं, जबकि पॉजिटिव मानती है कि सही कानून आज़ादी के लिए सही परिस्थितियां बनाते हैं। हॉब्स, लॉक और मिल नेगेटिव लिबर्टी के साथ हैं, जबकि रूसो, ग्रीन और मार्क्स पॉजिटिव खेमे में है। यहाँ एक एग्जाम रेडार पॉइंट है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आइज़ाया बर्लिन ने सख्त चेतावनी दी थी कि पॉजिटिव लिबर्टी के इसी तर्क का इस्तेमाल करके कई अथॉरिटेरियन स्टेट्स लोगों को दबाते हैं, ये कहकर कि वो उन्हें असल में आज़ाद होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि स्टेट की पावर आखिर कहाँ खत्म होती है और हमारी पर्सनल आज़ादी कहाँ से शुरू। इसका एक बहुत ही क्लासिक जवाब J.S. मिल की 1859 की किताब ऑन लिबर्टी में मिलता है, जिसे हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। मिल ने हमारे कामों को दो हिस्सों में बांट दिया। पहले हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस, यानी वो काम जिनका असर दूसरों पर पड़ता है, जैसे हिंसा करना, यहाँ स्टेट का दखल देना बिल्कुल जायज़ है। दूसरे हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, जिनका असर सिर्फ और सिर्फ खुद पर पड़ता है, जैसे आप घर में क्या पहनते हैं या क्या खाते हैं। यहाँ स्टेट का कोई काम नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स द ब्लरी लाइन क्रिटिक देते हैं। उनका कहना है कि असल में कोई भी काम पूरी तरह से सेल्फ रिगार्डिंग नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान अकेले में ड्रग्स लेता है तो लगता है कि यह सिर्फ उसका निजी मामला है, लेकिन आखिरकार इससे उसके परिवार को दुख पहुंचता है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर बोझ पड़ता है, तो घूम फिर कर ये अदर रिगार्डिंग बन ही जाता है। अब जरा कानून यानी लॉ के रोल पर क्लासिकल थिंकर्स के विचार देखते हैं। यहाँ थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर खड़े हैं। थॉमस हॉब्स बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, जहां कोई कानून नहीं था। उनके हिसाब से वो असीमित आज़ादी बहुत भयानक थी, क्योंकि वहां सिर्फ अराजकता थी। इसीलिए उनका मशहूर कोट है, लिबर्टी इज द साइलेंस ऑफ द लॉ, यानी आपकी आज़ादी बस वहीं तक है जहां तक कानून खामोश है। कानून आज़ादी पर एक ब्रेक है जो हमें सेफ्टी के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके बिल्कुल उलट जॉन लॉक कहते हैं कि इंसान कुछ नेचुरल राइट्स लेकर पैदा होता है। उनका बहुत ही पावरफुल कोट है, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, यानी जहां कानून नहीं वहां कोई आज़ादी नहीं। लॉक के लिए कानून आज़ादी को खत्म नहीं करता बल्कि उसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर कानून नहीं होगा तो ताकतवर लोग कमजोरों को कभी आज़ाद नहीं रहने देंगे। आज़ादी को अगर कम्युनिटी और न्याय के चश्मे से देखें तो J.J. रूसो का आइडियलिस्ट व्यू सबसे पहले आता है। उनका फोकस है द जनरल विल पर, यानी समाज की सामूहिक भलाई की इच्छा। रूसो कहते हैं कि इस जनरल विल को मानना ही सच्ची आज़ादी है, क्योंकि ऐसा करके आप अपने ही एक ऊंचे और बेहतर स्वरूप को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा पैराडॉक्स भी है। रूसो कहते हैं कि जो इस जनरल विल को नहीं मानेगा उसे फोर्स टू बी फ्री यानी आज़ाद होने के लिए मजबूर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन रॉल्स का लिबरल इगैलिटेरियन व्यू है, जो उनकी किताब अ थियरी ऑफ जस्टिस में आता है। इनका मेन आइडिया है जस्टिस एज फेयरनेस। इसके दो सिद्धांत हैं। पहला तो सबको बराबर की बुनियादी आज़ादी मिले, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट द डिफरेंस प्रिंसिपल। ये कहता है कि समाज में असमानता सिर्फ तभी जस्टिफाई की जा सकती है जब उससे समाज के सबसे कमजोर और पिछड़े इंसान को कुछ फायदा हो रहा हो। मतलब अत्यधिक गरीबी को अनदेखा करके आप सच्ची आज़ादी की बात नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, क्या ये जो आज़ादी हमें कागज़ पर दिखती है वो रियल लाइफ में सबके लिए एक जैसी है? यहीं से द स्ट्रक्चरल क्रिटिक की एंट्री होती है। कार्ल मार्क्स तो साफ कहते हैं कि यह पूंजीवादी आज़ादी बस एक धोखा है, शाम लिबर्टी है। वो इसे वेज स्लेवरी बुलाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मजदूर के पास अपना बॉस चुनने की आज़ादी है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे अपना श्रम बेचना ही पड़ता है। वो मजबूर है। साथ ही वो एलियनेशन का शिकार है, जहां वो अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट से कट जाता है। इसी तरह C.B. मैकफर्सन भी इस क्लासिकल लिबरलिज्म की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था कम्पेटिटिव फ्रीडम पर टिकी है, जहां हर कोई बाजार में एक दूसरे को पछाड़ने में लगा है। इसके बजाय वो क्रिएटिव फ्रीडम की मांग करते हैं, यानी ऐसी परिस्थितियां हों जहां इंसान सिर्फ सर्वाइव ना करे बल्कि अपने अंदर के आर्ट, अपने इनोवेशंस और अपनी असली क्षमता को निखार सके। मार्क्स और मैकफर्सन की इन आलोचनाओं के जवाब में 20वीं सदी में द लिबर्टेरियन रिवाइवल देखने को मिला। इसमें 3 बहुत ही धाकड़ थिंकर्स सामने आए। रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी किताब एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में कहा कि इंसान का खुद पर पूरा हक है
एब्सोल्यूट सेल्फ ओनरशिप। उनका कहना था कि रॉल्स जो धन बांटने की बात करते हैं वो टैक्स के जरिए लोगों से जबरदस्ती काम करवाने, फोर्स्ड लेबर जैसा है। स्टेट बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए। एफ.ए. हायेक ने अपनी किताब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में स्पॉन्टेनियस ऑर्डर का कॉन्सेप्ट दिया। वो कहते हैं कि समाज अपने आप इवॉल्व होता है। अगर सरकार बीच में आकर सेंट्रल प्लानिंग करेगी तो ये आखिरकार तानाशाही, टोटलिटेरियनिज्म की तरफ ही जाएगा। और मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी किताब कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में साफ कह दिया कि अगर पॉलिटिकल आज़ादी चाहिए तो इकोनॉमिक आज़ादी तो मस्ट है। सोचकर देखिए, अगर सरकार ही पूरे देश में अकेली नौकरी देने वाली बन जाए तो क्या कोई सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम समकालीन या कंटेम्पररी थिंकर्स की बात करें तो उन्होंने आज़ादी को सिर्फ अधिकारों तक सीमित नहीं रखा है। अमर्त्य सेन ने अपनी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में द कैपेबिलिटी अप्रोच दिया। वो कहते हैं कि सिर्फ कागज पर राइट्स होने का क्या फायदा अगर इंसान के अंदर उन्हें इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी ही ना हो। उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पॉवर्टी इज अनफ्रीडम, गरीबी ही परतंत्रता है। इसलिए स्टेट का काम है शिक्षा और स्वास्थ्य देकर लोगों को सक्षम बनाना। इसी तरह जोसेफ राज ने द मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986 में मीनिंगफुल ऑटोनॉमी की बात की। वो कहते हैं कि चॉइस होना काफी नहीं है, चॉइस सार्थक यानी मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर कोई इंसान मजबूरी में दो बहुत ही खराब और शोषण करने वाली नौकरियों के बीच चुनाव कर रहा है तो क्या वो सच में आजाद है? नहीं। राज्य का काम है ऐसा माहौल बनाना जहां लोगों के पास सच में अच्छे ऑप्शंस हों। आज के इस कंज्यूमरलिज्म के दौर में जब हर तरफ विज्ञापन और सोशल मीडिया है, हर्बर्ट मार्क्यूज का साइकोलॉजिकल क्रिटिक बिल्कुल सटीक बैठता है। उनकी 1964 की किताब वन डायमेंशनल मैन से हम इस फनल या कीप के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इंसान के अंदर बहुत कुछ करने का, अलग अलग रास्ते चुनने का पोटेंशियल होता है, लेकिन ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये सब कुछ फिल्टर कर देती है और आखिर में जो बचता है वो है सुपरफिशियल लिबर्टी, यानी एकदम सतही आज़ादी। हमें लगता है कि हम बहुत आज़ाद हैं क्योंकि हम 50 तरह के स्मार्टफोन्स में से कोई भी खरीद सकते हैं, लेकिन असल में सिस्टम पर सवाल उठाने की हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो खत्म हो चुकी होती है। इसे मार्क्यूज फॉल्स कॉन्शियसनेस यानी झूठी चेतना कहते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो सपने हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, वो सिस्टम ने हमारे दिमाग में मैन्युफैक्चर किए हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये फिलोसॉफिकल स्पेक्ट्रम ऑफ लिबर्टी आपके लिए एक मास्टर की साबित हो सकता है। इसे एक लाइन की तरह इमेजिन कीजिए। एकदम लेफ्ट साइड पर है एब्सोल्यूट मिनिमल स्टेट या स्ट्रिक्ट नेगेटिव लिबर्टी। यहां नॉजिक, हैयक, फ्रीडमैन, हॉब्स और लॉक आते हैं। ये लोग स्टेट के दखल के सख्त खिलाफ हैं। बीच में आते हैं लिबरल इगैलिटेरियनिज्म वाले लोग जैसे J.S. मिल और जॉन रॉल्स। ये लोग आज़ादी और समानता के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल राइट साइड पर है पॉजिटिव स्टेट इंटरवेंशन। यहां सेन, राज, ग्रीन, रूसो और मार्क्स खड़े हैं। इनका मानना है कि लोगों को सच में आज़ाद और सक्षम बनाने के लिए स्टेट का आगे आना बहुत ज़रूरी है। इस स्पेक्ट्रम को दिमाग में बिठा लीजिए, थिंकर्स को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या आज़ादी और लोकतंत्र यानी लिबर्टी और डेमोक्रेसी हमेशा दोस्त होते हैं या इनमें कोई दुश्मनी भी है? देखिए, यहां दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। फोर्स 1 है म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट, यानी दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जैसे वोटिंग और फ्री स्पीच के बिना तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता ना, ये सत्ता को बेलगाम होने से रोकते हैं। लेकिन एक फोर्स 2 भी है, द इनहेरेंट टेंशन, यानी इनमें पैदाइशी तनाव है। और वो तनाव है द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, बहुमत की तानाशाही। लोकतंत्र चलता है मेजॉरिटी से। अगर 51% लोग तय कर लें कि 49% लोगों के अधिकार छीनने हैं तो क्या होगा? ये आज़ादी के लिए बहुत खतरनाक है। जैसा कि हमने रूसो के जनरल विल में भी देखा, कभी कभी पूरे समाज को एक साथ रखने के चक्कर में किसी एक व्यक्ति की आज़ादी की बलि चढ़ा दी जाती है। पूरी हिस्ट्री में स्वतंत्रता और समानता के बीच हमेशा एक क्लासिक टेंशन, एक रस्साकशी रही है। एक तरफ वो थिंकर्स हैं जो लिबर्टी को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे डे टॉकविल, लॉर्ड एक्टन और नोजिक। इनका कहना है कि अगर आप सबको बराबर करने जाएंगे, समानता लाएंगे, तो आपको स्टेट की ताकत का इस्तेमाल करके लोगों पर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, जो टैलेंट को सजा देने जैसा है। दूसरी तरफ वो थिंकर्स हैं जो इक्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे टॉर्नी, लास्की और मार्क्स। इनका मानना है कि अगर आर्थिक समानता नहीं है तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं। बिना पैसों की आज़ादी सिर्फ अमीरों का एक शौक बनकर रह जाती है। और इन दोनों के बिल्कुल बीच में खड़े हैं जॉन रॉल्स, जो एक बैलेंस खोज रहे हैं।
वो आज़ादी तो पूरी देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि टैक्स सिस्टम ऐसा हो कि जो लोग दौड़ में पीछे रह गए हैं उनका भी भला हो सके। चलिए अब आते हैं अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर। भारत में स्वतंत्रता को महात्मा गांधी की स्वराज की फिलॉसफी से सबसे बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। ये पश्चिमी आज़ादी से बहुत आगे की चीज़ है। इसमें 2 लेयर्स हैं। पहला है एक्सटर्नल स्वराज, यानी अंग्रेजों के राज से आज़ादी जो हमें मिल गई, लेकिन दूसरा है इंटरनल स्वराज्य मुक्ति। इसका मतलब है खुद के लालच, गुस्से और बुराइयों पर कंट्रोल करना। असली आज़ादी अंदर से आती है। हमारे संविधान ने भी हमें बहुत सॉलिड गारंटीज दी हैं। आर्टिकल 19 हमें बोलने की, इकट्ठा होने की और घूमने की आज़ादी देता है, और आर्टिकल 21 हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ढाल है। सबसे अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ाया है, इसे पॉजिटिव लिबर्टी का रूप दिया है। आज आज़ादी से जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ, एक साफ पर्यावरण में और अच्छी आजीविका के साथ जीना है। आज के इस 21वीं सदी में आज़ादी के सामने कुछ नई और बहुत ही सीरियस चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी है सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। आज जो टेक कंपनियां और उनके बिग डेटा एल्गोरिथम्स हैं, वो छुपके हमारे चॉइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। याद है ना मार्क्यूस का मैन्युफैक्चर डिज़ायर्स वाला कॉन्सेप्ट? वो आज बिल्कुल सच हो रहा है। हम बस सोच रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। दूसरी चुनौती है एक्सट्रीम इकोनॉमिक पोलराइजेशन। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है कि लास्की और मार्क्स की चेतावनियां सही साबित हो रही हैं। बहुत ज़्यादा असमानता से हाशिए पर खड़े लोगों के लिए आज़ादी बेमानी हो गई है। और तीसरी चुनौती है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, यानी लोकतंत्र का कमज़ोर होना। आज कई चुनी हुई सरकारें ही ऐसे कानूनों का इस्तेमाल कर रही हैं जो उनके ही नागरिकों की आज़ादी को कम कर रहे हैं। ये आज़ादी और लोकतंत्र के बीच के तनाव का जीता जागता उदाहरण है। चलिए अब फटाफट एक मास्टर रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम्स के लिए सब कुछ आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाए। द कोर डिवाइड। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है रुकावटों का अभाव, जिससे हॉब्स, लॉक, मिल और नॉजिक जुड़े हैं। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कैपेसिटी और सेल्फ मास्टरी, जिससे रूसो, ग्रीन, लास्की, मार्क्स और सेन जुड़े हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स: हॉब्स का साइलेंस ऑफ द लॉज, रूसो का फोर्स टू बी फ्री और लॉक का वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। किताबें जो आपको भूलनी नहीं है: J.S. मिल की ऑन लिबर्टी 1859, आइज़ाया बर्लिन की 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958, अमार्त्य सेन की डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 और नॉजिक की एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974। और ये 5 एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स मैकैलम का ट्रायडिक रिलेशन, मिल का हार्म प्रिंसिपल, हेयक का स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, राज की मीनिंगफुल ऑटोनॉमी और मैकफर्सन की क्रिएटिव फ्रीडम। बस ये याद कर लिया तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस दौर में जहां चारों तरफ हमें ट्रैक करने वाले एल्गोरिदम्स हैं और अमीर गरीब की खाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इंसानों के सही विकास के लिए कौन सा ढांचा असल में ज़रूरी है? क्या हमें उस नेगेटिव नॉन इंटरफेरेंस की ज़रूरत है जहां स्टेट हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दे, या फिर हमें पॉजिटिव कैपेबिलिटी चाहिए जहां स्टेट आकर हमें ताकतवर और सक्षम बनाए? आज हमने जो भी थियरीज डिस्कस की हैं उन्हें अपनी रियल लाइफ पर अप्लाई करके इस बारे में ज़रूर सोचेगा। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आज़ादी के कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपकी समझ बहुत गहरी हुई होगी। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और ज्ञान के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।